वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार IQ एजुकेशन के अंदर। चलिएगा स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और एनसीईआरटी क्लास 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 की सब्जेक्ट का नाम पॉलिटी है। बीते 3 दिनों से हम लोगों ने 3 चैप्टर पूरे कर दिए हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है। आज के चैप्टर का हमारा नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, यानी कि की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जानते हैं ये क्या है चैप्टर। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें टॉपिक्स जानने हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आज। सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है कि दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र, इसका मतलब क्या है और ये कैसे निकल के आया है, इसके बारे में जानेंगे। किस व्यक्ति ने वहां पे लोकतंत्र को दिलाया है। उसके बाद में हम जानेंगे कि भागीदारी, हमारा क्या पार्ट होता है इस पूरे लोकतंत्र को बनाने में, या इस भागीदारी में हम लोग किस तरीके से भाग भी ले सकते हैं। तरीके क्या होते हैं, अलग अलग तरीके क्या होते हैं भागीदारी के। विवादों के समाधान कैसे, सबसे पहले तो यही समझना है कि विवाद आते कब है, फिर उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। और फिर अगली बात आती है समानता और न्याय, इक्विलिटी और जस्टिस की। अब देश के अंदर समानता है कि नहीं है, और कौन से आज से पहले कभी समानता का जो है फर्ज निभाया कि नहीं निभाया सरकार ने, और न्याय व्यवस्था किस तरीके की है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व, एलिमेंट्स कौन से। पहला एलिमेंट भाई इक्वलिटी का ही है, समानता। सरकार को सबसे पहले यही चाहिए कि देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं उन सभी को एक समान समझा जाए। ऊंच नीच का जो ये भाव है इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। दूसरी बात है जस्टिस, न्याय। अब न्याय तो बिल्कुल देखिएगा सबको दिलाना ही जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि किसी अमीर आदमी को ही न्याय मिले, गरीब को न्याय ही ना मिले। जस्टिस, ये बहुत जरूरी एलिमेंट्स है। तीसरा एलिमेंट है रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। कई बार हो जाता है विवाद, दो राज्यों के बीच में होता है, दो गुटों के बीच में हो जाता है, तो उन विवाद को हल करवाना। भाई यूं समझिएगा ये हमारे घर का दादा है और यही वो व्यक्ति है जो कि हमारे विवादों को हल करने वाला है। तो सरकार के 3 मेन एलिमेंट्स है। एक तो इक्वलिटी का, सबको बराबर, ये ध्यान में रखना चाहिए कि सब किसी के साथ भेदभाव ना हो, और अगर किसी के साथ हो भी रहा है थोड़ा बहुत भेदभाव, किसी को लग भी रहा है तो उनको न्याय दिलाया जाए, और अगर कोई विवाद भी होता है तो उसको सुलझाया भी जाए। अब जैसे अफ्रीका की बात आ रही है, साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, कई सारी प्रजातियाँ रहती है, लेकिन उनमें से अगर मेन बात की जाए तो 2 टाइप के ज़्यादा हैं। एक तो श्वेत है यानी कि गोरे लोग, और दूसरा जो है वो है अश्वेत यानी कि काले लोग। और तीसरे जो आते हैं वो हैं सांवले। सांवले फॉर एग्जाम्पल हम भारतीय जैसे सांवले होते हैं। अब श्वेत का एग्जाम्पल तो आप सभी को पता ही है कि अमेरिका हुआ या उसके अलावा यूके वगैरह हुआ, वहाँ पे तो ज़्यादातर गोरे ही लोग हैं। और काले लोगों की बात की जाए तो अफ्रीका के अंदर तो सारे हैं ही काले, और हम लोग भारतीय सांवले हैं। हम लोग ना ही तो बहुत ज़्यादा गोरे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो काले हैं। अब 1994 से पहले अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे कोई रंग भेद कानून जो है ना वो नहीं बना था। उससे पहले लोगों का भेदभाव करते थे। ये कैसे भेदभाव करते थे, गोरे और कालों में भेदभाव था इस हद तक कि उन दोनों के हॉस्पिटल भी अलग अलग होते थे। गोरों का अलग हॉस्पिटल और कालों का अलग हॉस्पिटल। अच्छा, इसके अलावा गाड़ियों के अंदर भी उनका जो भेदभाव देखने को मिलता था। जो गोरे लोग थे उनकी गाड़ियाँ जो उनको मिलती थी उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती थी। फॉर एग्जाम्पल एक एम्बुलेंस है तो एक एम्बुलेंस में भाई फर्स्ट एड होनी चाहिए या कुछ वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये सुविधाएं जो है उनको नहीं मिलती थी। किनको नहीं मिलती थी, जो काले लोग होते थे। अच्छा, जो काले लोग होते थे उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। अच्छा, जमीनों में भी भेदभाव मिलता था देखने को। जो गोरे लोग थे उनको बढ़िया जमीन मिलती थी, फर्टाइल लैंड मिलती थी जहाँ पे खेती अच्छे से की जा सके, जहाँ पे सिंचाई होती हो, ठीक है, जिसकी जो जमीन है जिसकी भूमि बहुत अच्छी है। अच्छा, जहाँ पे उपज ज़्यादा होती हो, हाँ जहाँ पे उपज होती ना हो, सिंचाई होती ना हो, कंकरीली पथरीली जमीन है, वो घटिया सी जमीन जो होती थी वो मिलती थी काले लोगों को, ठीक है। तो ये काले और गोरों का जो भेदभाव है ना ये कई लंबे समय तक चलता रहा था। और इसके साथ में यूं कहिएगा हमारे साथ भी भेदभाव ही था, क्योंकि भारतीयों को भी अंग्रेज जो लोग थे वो कालों की कैटेगरी में ही शामिल करते थे। वहाँ के जो श्वेत लोग थे वो अफ्रीकन्स लैंग्वेज बोला करते थे। उस टाइम पे भेदभाव इस कदर भी था, देखिएगा वहाँ के जो काले लोग जो थे ना
उन लोगों का एक भीड़ इकट्ठी हुई थी एक जुलू भाषा सीखने के लिए। लेकिन उसी भीड़ के अंदर ना हेक्टर पीटरसन नाम के एक स्टूडेंट थे, उनको 16 जून 1976 को गोली भी लग गई थी। आप समझ सकते हैं कि किसी का मारने पे उतारू हो गए थे, ये सरकार ने गोलियां तक चलवा दी थी। ऐसे भी उनको तो यूं कहिएगा अपना हक जताने के लिए कोई भीड़ इकट्ठा करने का भी हक नहीं था, या कोई आरक्षण करने का, यूं कहिएगा धरना देने का तक भी हक नहीं था। लेकिन उसके इतिहास में एक व्यक्ति आते हैं, यूं कहिएगा भगवान बन के आते हैं दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में। राष्ट्रीय कांग्रेस और जाने माने नेता जिनका नाम आप सभी को याद होगा, नेल्सन मंडेला। उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक जो है संघर्ष किया और 1994 के अंदर जो है अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक देश जो है वो बना के छोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये साउथ अफ्रीका के जो व्यक्ति हैं, राष्ट्रपति बने हैं नेल्सन मंडेला। 1994 में ये राष्ट्रपति बने थे, 1999 तक रहे थे। ये इतने काले नहीं है, थोड़े बहुत फेसियल कर रखी है इन्होंने, थोड़े बहुत गोरे लग रहे हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अफ्रीका की बात हो ही रही है तो साथ के साथ इसको भी जान ही लेते हैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से। मैप में देखिएगा, ये है अफ्रीका। अफ्रीका की 3 राजधानी है, एक है कैप टाउन लेजिस्लेटिव है ये, दूसरी जो राजधानी वो है प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव है, और तीसरी है ब्लेमफॉन्टेन जो कि जुडिशियल है। और यहाँ के जो करेंसी है वो साउथ अफ्रीकन रैंड है, और राष्ट्रपति का नाम है सिरिल रामाफोसा। 5वें हैं ये करंट प्रेसिडेंट अभी, ठीक है। देखो हंस रहे हैं ये हैं तो ये भी जेड ब्लैक जमा, लेकिन फिर भी मुस्कुरा तो चलो रही हैं। अब देखो सरकार के लोकतांत्रिक होने से हमारा क्या मतलब है, अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या नहीं है किसी देश की, इसे हम पे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल हम पे बहुत फर्क पड़ता है। हमारी किस तरीके से हम लोग पार्ट कर सकते हैं, भागीदारी क्या है हमारी? देखो भागीदारी हमारी ये है कि किसी भी सरकार को, अगर कोई देश लोकतांत्रिक है तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चुना जाएगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में ये टाइम पीरियड है 5 साल का, हम 5 साल के बाद में उसे दोबारा चुनेंगे। अगर हमारी दिल कर रहा है तो ही चुनेंगे, अगर हमारा दिल नहीं कर रहा तो नहीं चुनेंगे उस व्यक्ति को। हरा भी देते हैं, जिता भी देते हैं। कैसे हराया, कैसे जिताया भाई? उसके काम के आधार पर। अगर उसने 5 साल तक ढंग का काम किया, हमारे लिए काम किया है, हमारे भले के लिए, हमारे हित के लिए किया है, तो उसको जो है वो जिता दिया जाएगा। अगर उसने ढंग से काम नहीं किया तो उसको अगली बार हरा दिया जाएगा। ये है लोकतांत्रिक होने का मतलब। राजतंत्र होने का मतलब ऐसा नहीं था, लोकतंत्र होने का मतलब ये बिल्कुल होता है। अच्छा, इस तरीके से सरकार के ऊपर हमारा पूरा तरीके से नियंत्रण ही होता है। अब भागीदारी के और बहुत तरीके हो सकते हैं। हम लोग कैसे तरीकों से भाग ले सकते हैं? हम उनमें रुचि ले सकते हैं, मतलब उनमें उनकी तारीफ करेंगे, या हम उनकी आलोचना भी कर सकते हैं कि तुमने ये काम बढ़िया नहीं किया, ठीक है। अच्छा जी, जैसे फॉर एग्जांपल 2005 का एक मामला है कि बिजली का जो दाम थे ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, और इसका बहुत ही तीखे तरीके से जो विरोध प्रदर्शन किया, जुलूस निकाले गए, हड़ताल हुई, धरने हुए, लेकिन सरकार मानी नहीं। लेकिन जब जैसे ये बहुत तेज तरार होने लगे तो सरकार को एक टाइम पे जो है वो मानना पड़ा, और सरकार को ये बढ़े हुए बिजली के दाम जो है वो वापस लेने पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के कामों में हम लोग किस तरीके से पार्ट ले सकते हैं, किस तरीके से अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं। ये हमारा हक है एक प्रकार का। हम लोग धरने करके, हम लोग जुलूस, हड़ताल, या कई बार हस्ताक्षर अभियान से भी, कैंपेन चल सकता है, इस टाइप से भी लोग जो है सरकार के कामों में जो है भाग ले सकते हैं। या मेजोरिटी होनी जरूरी है, ऐसा नहीं कि 1-2 लोग कोई कहे बोले उससे नहीं। हाँ, इसमें अखबार, मैगजीन्स, टेलीविजन्स भी हिस्सा ले सकते हैं। जैसे आप लोग आए दिन देखते होंगे कि न्यूज़ चैनल्स पे जो है वो डिबेट चलती रहती है सरकार के काम के लिए, इन चीज़ों के लिए। न्यूज़पेपर हुए या कुछ मैगजीन्स, आर्टिकल्स वगैरह चलते रहते हैं। तो इसमें हर प्रकार के, हर वर्ग के लोग जो हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन पुराने टाइम से अगर देखा जाए ना तो सभी वर्ग के लोगों को भागीदारी में हिस्सा भी नहीं मिल पाता था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हिस्सा लेने के लिए बहुत लंबे समय तक आंदोलन भी किए हैं। जैसे दलित हुए, आदिवासी हुए, अल्पसंख्यक हुए, महिलाएं हुई, इनको भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही मिल पाती थी। ऐसे इनको तो पार्ट करने का कोई हिस्सा ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल महिलाओं को तो पहले वोट डालने तक का अधिकार नहीं था, इन्होंने आंदोलन कर करके ही वोट डालने का अधिकार पाया है। दलित थे, उनको उनके गाँव में लोग नहीं जाया करते थे, उनसे इतनी छुआछूत माना करते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे लोग तो सजग होने लग ही गए हैं, और सरकार भी जो है इसके लिए काम करती है, कुछ हद तक करती है, और लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता जा रहा है धीरे धीरे अब तो। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि विवाद का मतलब क्या? देखिएगा, डिस्प्यूट होता क्या है? डिस्प्यूट तभी होगा ना जब 2 लोगों की फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, 2 लोगों के विचार नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल से बात करता हूँ, मैंने कह दिया कि 2 और 2 5 होते हैं, आप कहेंगे नहीं जी 4 होते हैं। मैं चाहे भले गलत हूँ, सही हूँ, लेकिन मैं ना मानूँ ना, तो अगर आप अपनी जिद पे अड़े, मैं मेरी जिद पे अड़ा, तो मतलब वो डिस्प्यूट हो गया।
मेरा आपसे यहाँ समझाना है आप लोगों को, कभी किसी से वाद विवाद ना करें। अगला कहे ना ये है, हाँ ठीक है भाई यही है, गुस्सा करके आप अपनी एनर्जी खत्म करते हैं। अगले वाले को मानना है तभी मानेगा वो, आपके समझाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अपने आप को ही समझाइएगा, वही मच बेटर है, ना किसी पे गुस्सा करिएगा। अगर आप किसी पे गुस्सा करते भी है ना तो उससे फर्क, अगले को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही की एनर्जी वेस्ट होती है काम का। विवाद तभी उभरता है, तभी विवाद होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, ऐसे विवादों के दौरान भेदभाव भी हो जाता है। जैसे धर्मों की बात कर रहे हैं हम लोग, या क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, जैसे कई कह देता है कि नागालैंड के रहने वाले लोग अच्छे नहीं है, हरियाणा के रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, हरियाणवी बोली बहुत अच्छी है, पंजाबी बहुत बेकार है। अब ऐसे जैसे ही हम लोग एक को नीचा ऊपर नीचे करने लग जाते हैं, तभी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। और जैसे ही ये विवाद आते हैं, तभी कई बार लोग इसमें फिर लड़ाई भी करने लग जाते हैं, हिंसात्मक चीज़ें भी हो जाती है। क्योंकि अगर किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी करेंगे तो कईयों को बड़ा कट्टर धर्मवादी होते हैं कई, तो ठीक है, तो कई तो ऐसा मानते हैं चलो बक दिया तो बक दिया कोई बात नहीं, कईयों को फील हो जाती है बात, फिर लड़ाई होती है। तो फिर इस लड़ाई को रोकने के लिए ही सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आपस में ये हिंसात्मक विवाद जो हो रहा है इसको खत्म किया जाए। कई बार क्या होता है, जुलूस और उत्सव निकालते हैं, और उसी जुलूस और उत्सव के दौरान ही क्या करते हैं, लोग आपस में भड़क जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं, या तो जेब कतरे बन जाते हैं कई बार लोग, ठीक है, या किसी की चेन खींच लेते हैं, या किसी को मार देते हैं, गोली चला देते हैं। उसी टाइम पे ज़रूरत पड़ती है, फिर पुलिस की भूमिका आती है। पुलिस क्या करती है, पुलिस ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसी चीज़ को, या हिंसा ना भड़के, इसी जैसे कई बार कोई रैली वगैरह होती है तो वहाँ पे पुलिस कंट्रोल करती है, कोई मेला लगा होता है तो पुलिस कंट्रोल करती है, ताकि लोग जो है डरे रहें और एक अनुशासन बनाए रखे। उस दौरान अनुशासन बहुत ज़रूरी है। विवादों के समाधान के लिए और भी क्या तरीके हैं, और तरीका है सरकार का। अब सरकार का तरीका ये है कि कानून बना दो। जैसे कानून का हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कानून होगा, कानून बनाएगा कौन, लोकसभा और राज्यसभा। पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में होगा, फिर राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो कानून बन जाएगा। हाँ, उस कानून को मनवाने के लिए सरकार बाध्य होती है, मानना पड़ता है, नहीं मानते तो फिर उस पर जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। वे मान लेते हैं किसी ने किसी का हत्या करने का प्रयास किया, गोली चलाई, या किसी पे जो है चाकू छुरा लगाया, मरा नहीं, वो हत्या का प्रयास किया, तो धारा 307 के तहत जो है उस पे हत्या का प्रयास का जो है मामला चलने वाला है। अब उसको सजा दी जाएगी किसी भी प्रकार की। तो ये जो है इस प्रकार के कानून जो है बन सकते हैं विवादों के लिए। अब विवाद कई बार ऐसा नहीं कि आदमियों में ही हो, विवाद ऐसा भी देखने को मिला है, नदियों के लिए भी विवाद जो है वो बन जाता है। हरियाणा में एक विवाद है SYL का, ठीक है, सतलुज यमुना लिंक का। एक बड़ा फेमस विवाद है कावेरी नदी का जो है विवाद। अभी कावेरी नदी जो है ना, ये पश्चिमी घाट कर्नाटक के कोडागू जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। 1341 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये, और 800 किलोमीटर तकरीबन 800 किलोमीटर जो है ये बहती है जमीन पे। थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, लेकिन ऑलमोस्ट NCERT के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो 800 किलोमीटर जो है जमीन पे ये बहती है। अब विवाद क्या है सुनिएगा, ये विवाद ये है कि ये नदी जो है 2 राज्यों के अंदर से गुजरती है। एक ही नदी के ऊपर 2 राज्य डिपेंड है। कर्नाटक के अंदर इस नदी के ऊपर एक जो है बांध बना है, इसका नाम है कृष्णराज सागर बांध। और दूसरा जो राज्य है तमिलनाडु, उसमें एक बांध बना है मैंटूर बांध। इन दोनों ही राज्यों के अंदर जो है सिंचाई व्यवस्था इन्हीं दोनों बांध पे ही टिकी हुई है। इवन कर्नाटक के तो बेंगलुरु पूरे शहर के अंदर जो है इसी बांध की वजह से ही पानी जाता है। अब देखिएगा, ये है कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध, और ये है तमिलनाडु का मैंटूर बांध। अब ये लड़ाई क्या है, लड़ाई ये है कि कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध जो है वो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पे बना हुआ है, और मैंटूर बांध निचली छोर पे बना हुआ है। अब जब तक कृष्णराज सागर बांध में पानी नहीं छोड़ा जाएगा तब तक मैंटूर बांध में कैसे आएगा भाई। ऊपर वाले राज्य के अंदर अगर ऊपर वाले राज्य जो है उसके अंदर अगर पानी नहीं छोड़ा, उस बांध का पानी नहीं छोड़ा उस राज्य का, तो नीचे वाले बांध के अंदर पानी तो आएगा ही कैसे। अब ये कहते हैं हमारे पास पानी खुद का ही पूरा नहीं होता, अब ये कहते हैं अगर नहीं पानी छोड़ोगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही सारा विवाद है। इसमें लंबे समय तक सरकार भी इन्वॉल्व रही है, इवन ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला जा चुका है, और वहां पे भी मामला जो है वो चल रहा है। कुछ हद तक रिजॉल्व कर भी दिया गया है, कुछ समय तक इतना पानी छोड़ने की बात भी हो रखी है, लेकिन फिर भी आए दिन वहाँ के जो लोकल समितियाँ हैं, संगठन है, वो भड़क खड़े होते हैं। ये आप देखिएगा मैप में, ये कर्नाटक है और ये है तमिलनाडु। तो ये इस तरीके से ऊपर पड़ता है कर्नाटक राज्य, नीचे तमिलनाडु है। तो ये विवाद उस कावेरी नदी का है, इन दोनों राज्यों में बहने वाली नदी का, और बाद में नदी यहाँ पे बंगाल खाड़ी में आके गिर जाती है।
कर्नाटक का जिक्र है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम बीएस येदियुरप्पा है, गवर्नर का नाम वज्जूभाई वाला है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टोटल 30 है, कैपिटल बेंगलुरु है जिसको सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं इंडिया की। हरियाणा की सिलिकॉन सिटी कौन सी है कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है इड्डापड्डी के पलानीस्वामी, गवर्नर का नाम बनवारी लाल पुरोहित है, डिस्ट्रिक्ट 38 है और कैपिटल चेन्नई है यहाँ की। अब समानता और न्याय देखिएगा, समानता और न्याय की अगर बात की जा रही है ना तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। वचनबद्ध होने का मतलब है कि पक्का होना कि न्याय देना है तो सबको न्याय देना है, भेदभाव नहीं करना किसी के साथ में, सबको बराबर रखना है बिल्कुल और बिल्कुल। लेकिन ऐसा सरकार ने किया भी है वैसे देखा जाए तो। आर्टिकल नंबर 17 है, एक छुआछूत का अंत किया है, अस्पृश्यता को अंत किया ही किया है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कानून जो है या विधि के समक्ष समानता कौन सा आर्टिकल है, क्या उसका कोई अपवाद भी है क्या, आर्टिकल नंबर कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, आगे की क्लासों में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा उसके बारे में। वैसे एकदम से ही हमें जो है समानता नहीं मिली है, लंबे टाइम तक जो है दलित है, महिला है, उन लोगों ने जो है इसके लिए वो अपना आरक्षण के टाइप से यूं कहिएगा कि हड़ताल वगैरह या धरने वगैरह लगाए हैं, तब जाके उनको न्याय वगैरह मिला है। ये समानता होने जरूरी है समाज में, अगर समानता नहीं है तो फिर लोगों में भेदभाव हो जाता है, गलत धारणाएं उत्पन्न होती है। जैसे हमारे समाज में ये प्रवृत्ति है कि लड़कों की देखभाल अच्छी होनी चाहिए लड़कियों की बजाय, लेकिन ये असमानता है, ये गलत है। जितना महत्व लड़के का है उतना ही महत्व तो लड़की का भी है, बराबर है देखा जाए तो। सरकार ने इस लड़के और लड़की के महत्व को समझने के लिए कॉलेज और स्कूलों में लड़कियों की फीस जो है माफ़ कर दी, बसों में लड़कियों का किराया जो है माफ़ कर दिया, कुछ हद तक कई जगह पे माफ़ नहीं किया तो जो फीस वगैरह कम कर रखी है। तो ये भेदभाव को कम करने के लिए ही है ये सारी चीज़ें। तो चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर रहूँगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है, शेयर कर देना, ठीक है, जितना कर सके। और मेरा फेसबुक पेज प्लीज़ आप लाइक करिएगा, आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं सारे, फॉलो कर लीजिएगा सारे जो सोशल मीडिया की आईडीज़ हैं उन पे। धन्यवाद।